तो एल्डिहाइड कीटोन्स और कार्बोक्सिलिक एसिड जो आपका चैप्टर चल रहा था, एल्डिहाइड कीटोन हम लोगों के खत्म हो चुके हैं। अब आपका चैप्टर करते हैं जरा फिनिश, तो स्टार्ट करते हैं आपका कार्बोक्सिलिक एसिड। यहाँ पर लास्ट पोर्शन रहने वाला है हमारे पास। कार्बोक्सिलिक एसिड वाला जो पोर्शन है ज्यादा लंबा नहीं होता है। तो देखो कार्बोक्सिलिक एसिड की अगर बात करी जाए तो कार्बोक्सिलिक एसिड के बारे में आप क्या जानते हो? कार्बोक्सिलिक एसिड्स क्या होते हैं? वो कार्बन कंपाउंड्स या वो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जिनके साथ कौन से ग्रुप की लिंकेज होगी? हमारी COOH, जो कि आपके कार्बोक्सिलिक एसिड्स का ग्रुप होता है, फंक्शनल ग्रुप जो मेरे पास रहती है। CO2H के ग्रुप के आपको लिंकेज चाहिए। यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज ये रहती है जो कि अभी हम लोगों को यहाँ पर नेमिंग में देखनी होगी, अभी नेमिंग पर भी जाएंगे। उससे पहले बात करेंगे कि जो कार्बोक्सिलिक एसिड है आपके पास टोटल, हम लोग किसी भी कंपाउंड को जब पढ़ते हैं तो आपको भी पता होगा हम दो कैटेगरी में पढ़ते हैं, या तो एलिफेटिक होता है और या फिर वो क्या होता है अपने पास यहाँ पे एरोमेटिक होता है। ठीक है, एरोमेटिक जो होगा, एरोमेटिक में हम लोग अगर इसकी बात करें, ये आपके पास सबसे पहला एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड है। अगर आप इसको देखोगे तो इसका नाम क्या होना चाहिए मेरे पास? क्या कहेंगे इसको? ये आपका बेंजोइक एसिड है। तो बेंजोइक एसिड मेरे पास एग्जिस्ट होने वाला सबसे पहला एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाएगा, जहां पर आपकी फिनाइल रिंग डायरेक्टली किससे लगी हुई है? COOH के साथ। ठीक है, ये बेंजोइक एसिड है। बाकी उसके अलावा हम लोग एलिफेटिक जो है एलिफेटिक ज्यादा पढ़ेंगे। तो कार्बोक्सिलिक एसिड में सबसे पहले हम लोग इंट्रोडक्शन की अगर बात करें तो इंट्रोडक्शन में कार्बोक्सिलिक एसिड दो पार्ट में डिवाइडेड है, एलिफेटिक में भी पढ़ना है और एरोमेटिक भी पढ़ना है। ठीक है, दोनों की नेमिंग अभी करके देखेंगे। नेमिंग से पहले चलते हैं अब आपके पास इस पार्ट पर, जहां पर एक छोटा सा इंट्रोडक्शन देख लेते हैं नेमिंग के लिए। देखो आईपीसी नोमेनक्लेचर की अगर बात करी जाए तो आपको भी पता होगा कि कार्बोक्सिलिक एसिड्स का क्या लगता है हमारे पास? सफिक्स। और इनका सफिक्स क्या होता है? ओइक एसिड। ठीक है, जैसे कार्बोक्सिलिक एसिड है तो इनके सफिक्स में आपको ओइक एसिड जोड़ना है। और एक इंपॉर्टेंट चीज ये होती है कि जब आप नेम करोगे तो नेम करते वक्त जो कार्बोक्सिलिक एसिड का कार्बन है वो आपको चेन में इंक्लूड करना होता है। जैसे आप एल्डिहाइड का कार्बन चेन में इंक्लूड कराते थे, वैसे ही कार्बोक्सिलिक एसिड का भी कार्बन आपको चेन में इंक्लूड कराना है। एग्जाम्पल के लिए जैसे सबसे पहला मेरे पास सबसे पहला जो कार्बोक्सिलिक एसिड पॉसिबल है वो कौन सा हो गया? HCOOH। ठीक है, इसका आईयूपीएसी नेम क्या होगा? HCOOH का कौन सा एसिड है मेरे पास? ये मेथेनोइक एसिड है। ठीक है, ये आपका मेथेनोइक एसिड है और इसी का जनरल नेम क्या होता है अपने पास? फॉर्मिक एसिड। जो इधर अपने पास कॉलम बनी हुई है जनरल नेम की है, जनरल नेम या फिर कॉमन नेम। सिमिलरली अगला जो पॉसिबल आपके पास कार्बोक्सिलिक एसिड था CH3COH, इसका हम लोगों को जनरल नेम एसिडिक एसिड दे रखा है और अगर मैं देखूं तो इसका नाम क्या होगा? वैसे आईयूपीएसी में जाएंगे तो एथेनोइक एसिड। अब जो एथेनोइक मेथेनोइक आ रहा है वैसे अगले वाले का ब्यूटेनोइक एसिड आ जाएगा और जनरल नेम क्या है इसका? ब्यूटारिक एसिड। 4 कार्बन का जो कार्बोक्सिलिक एसिड है। अब इस चीज को हम लोगों को पढ़ना है कि भाई ये जो आईयूपीएसी नेमिंग यहाँ पे कराई जा रही है, आईयूपीएसी नेमिंग होती कैसे, कैसे आईयूपीएसी नेमिंग करते हैं। यहाँ पर ये भी लिखा हुआ है कि जो फॉर्मिक एसिड है, फॉर्मिक एसिड को हम लोगों ने कहां से डिराइव किया था? एंट स्टिंग से, जो रेड एंट्स होती है। ठीक है, लाल वाली जो चींटियां होती है उनके अपने पास जो स्टिंग होता है वहां से इसको फॉर्मिक एसिड को डिराइव किया गया है। तो जहां से इनको डिराइव किया जाता है, कॉमन नेम या जो ट्रिवियल नेम है वो आपके पास उसी फॉर्म पर रख दिए जाते हैं। अब ये जो एसिडिक एसिड है, एसिडिक एसिड आपको पता होगा व्हाइट विनेगर में प्रेजेंट होता है, जो हम लोग नॉर्मली अपने खाने में यूज करते हैं व्हाइट विनेगर, वो एसिडिक एसिड ही है। एसिडिक एसिड की डाइल्यूटेड फॉर्म होती है। तो ये जो एसिडिक एसिड हो गया ये हम लोगों को व्हाइट विनेगर से मिला। फिर कह रहे हैं जो ब्यूटारिक एसिड है, ब्यूटारिक एसिड कहां से मिल रहा है? रैंसिड बटर से। जब आपके पास जो बटर होता है, जब आपके पास बटर ऑक्सीडाइज हो जाएगा, मतलब अगर मैं उसको खुला छोड़ दूं तो जब वो बटर आपके पास खराब हो जाएगा, सड़ जाएगा, रैंसिडिटी उसमें हो जाएगी, तो वो उस पे जो खट्टापन आएगा वो अपने को बता रहा है कि वहां पर उसमें जो एसिड प्रेजेंट है वो कौन सा एसिड था? ब्यूटारिक एसिड। ठीक है, ब्यूटारिक एसिड कहते हैं, या फिर हम लोग अगर इसका आईयूपीएसी नेम बोलेंगे तो वो बन जाएगा मेरे पास ब्यूटेनोइक एसिड। आई चीज समझ में? तो देखो मीनिंग इन सबके लिखे हुए। फॉर्मिका का जो मीनिंग है लैटिन में वो क्या होता है? एंट। वैसे जो विनेगर है, विनेगर को हम लोग लैटिन लैंग्वेज में कहते हैं एसिटम। और आपके पास जो ब्यूटायरम है, क्योंकि ब्यूटारिक एसिड है तो ब्यूटायरम, ब्यूटायरम मींस बटर। तो इनके जो ट्रिवियल नेम्स होते हैं या जो कॉमन नेम्स होते हैं वो डिराइव किए हुए होते हैं। तो इन सबके पीछे कुछ ना कुछ मीनिंग होता है हमारे पास, जो है कि ग्रीक नेम्स है इनके, ग्रीक कह दो या फिर लैटिन नेम्स आप जो इनको कह रहे हो। अब आते हैं आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर की तरफ। देखो आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर की बात करते हैं, क्या क्या रूल्स को आपको ध्यान रखना है। सबसे पहली चीज तो अगर मेरे पास अगर आपके पास सिर्फ एक ही फंक्शनल ग्रुप होगा तो ऑब्वियसली बात है आप उसी को प्रेफरेंस दोगे। आप प्रायोरिटी ऑर्डर सभी ने पढ़ रखा होगा। ठीक है, हमारे पास जो फंक्शनल ग्रुप होते हैं, फंक्शनल ग्रुप के प्रायोरिटी ऑर्डर तो आपको याद ही होंगे। तो प्रायोरिटी ऑर्डर में क्या था कि सबसे ऊपर क्या पढ़ाते थे आपको? कार्बोक्सिलिक एसिड। तो कार्बोक्सिलिक एसिड को अगर हम लोग देखें तो कार्बोक्सिलिक एसिड को नंबर 1 प्रायोरिटी मिलती है। ये रूल सिर्फ तब तक वैलिड है जब तक आपके पास पूरी कार्बन चेन में कहीं पर सल्फोनिक एसिड का ग्रुप नहीं लगा हुआ। ठीक है, अब सल्फोनिक एसिड वाला ग्रुप कौन सा होता था? कोई बता सकते हैं मेरे को? सल्फोनिक एसिड, बिल्कुल, जहां पर आपके पास SO3H आ जाएगा। अगर SO3H नहीं है,
जब तक SO3H नहीं है तब तक यही रहेगा मेरे पास फर्स्ट प्रायोरिटी पे। अगर SO3H आ गया तो SO3H को इसके ऊपर प्रायोरिटाइज किया जाता है, ठीक है। COH आपके पास नंबर 1 पे ही रहेगा हमेशा। सिर्फ एक ही केस में COH को सेकंड प्रायोरिटी जाएगी, अगर सल्फोनिक एसिड का ग्रुप आ जाता है। तो सल्फोनिक एसिड अकेला है जिसकी प्रायोरिटी इससे ऊपर रखी गई थी, ठीक है। क्योंकि ये जो ग्रुप है हमारे पास, ये जब ग्रुप आपके पास बाद में डिस्कवर हुआ तो फिर इसको मेरे को सबसे आखिर में रखना पड़ा, बीच में नहीं रख सकते थे इसको कहीं पे। अब आते हैं यहाँ पे प्रेजेंस पर। अगर आपके पास एक COH ग्रुप लगा हुआ होगा तो हम लोगों ने जैसे बोला था कि ओइक एसिड होता है, लेकिन अगर 2 COH लगे हुए हैं तो देखो क्या नाम यूज किया जाएगा यहाँ पर। तब कह रहे हैं कि डाइकार्बोक्सिलिक एसिड यूज करना है, और अगर मेरे पास 3 COH लगे हुए आ गए तो आपको क्या यूज करना है, फिर वहां पे ट्राइकार्बोक्सिलिक एसिड यूज करना है, ठीक है। एक पर ओइक एसिड करते हैं, अब जैसे 2 लगे हुए होंगे तो वहां पर क्या करेंगे, फिर हम लोग उसको लिखेंगे डाइकार्बोक्सिलिक एसिड, और 3 लगे हुए होंगे तो वहां पर फिर करेंगे उसको ट्राइकार्बोक्सिलिक एसिड। अब चलते हैं नेमिंग पर। नेमिंग के लिए कुछ कंपाउंड्स हम लोग देख लेते हैं, और ये ओइक, डाइकार्बोक्सिलिक, ट्राइकार्बोक्सिलिक को भी समझते हैं, और डाइओइक और ट्राइओइक क्या होगा उस पर भी देखते हैं। सबसे पहले वाला अगर आप देखोगे तो सबसे पहले वाले पे क्या रूल लगाएंगे, सेलेक्ट द लॉन्गेस्ट कार्बन चेन। तो मेरे पास सबसे लंबी कार्बन चेन कितने कार्बन की है, 1 2 3 4 5, है ना। 5 कार्बन की चेन यहाँ पे सबसे लंबी है। क्या जो मैंने बोला ये सही था? क्या 5 कार्बन की सबसे लंबी कार्बन चेन है? तो 5 की ही, लेकिन आपका जो कार्बोक्सिलिक एसिड का ग्रुप है आप उसको प्रायोरिटाइज करोगे तो ऑब्वियसली बात है मैं इसको चेन से बाहर नहीं कर सकता हूं। तो आपको जो सबसे लंबी कार्बन चेन जब इंक्लूड करनी है तो उसमें COH होना चाहिए, क्योंकि इसके पास कार्बन है तो इसको आप बाहर नहीं छोड़ सकते हो, ये अकेला नहीं रहेगा। तो अब आपकी जो चेन बनेगी सबसे लंबी वो कितने कार्बन की बन गई टोटल? 4 कार्बन की। अब 2 लोग बाहर हो गए यहां पर। ऐसा करते ही सबसे पहले तो आपका मिथाइल बाहर हुआ एक, और ये कौन बाहर हुआ फिर? इथाइल। तो सेकंड पे ही मिथाइल लगी हुई है, सेकंड पे इथाइल लगी हुई है। तो पहले किसका नाम आना चाहिए? पहले मिथाइल लिखेंगे या पहले इथाइल लिखेंगे? किसको लिखेंगे फिर पहले? मिथाइल कि इथाइल? इथाइल। बिल्कुल, सबसे पहले आप लिखोगे यहाँ पर इथाइल को। क्या रीजन है इसके पीछे इथाइल को लिख रहे हैं पहले? क्योंकि भाई अल्फाबेटिकल ऑर्डर में चलते हैं, ई पहले आता है। तो 2 पर लगा है आपका इथाइल, और 2 पर ही लगी है मेरे पास यहां पर मिथाइल। टोटल कार्बन इन द पेरेंट चेन कितने हैं? 4। तो ब्यूटेन और 1 ओइक एसिड या सिर्फ ओइक एसिड, ठीक है। तो इसका नाम क्या आ गया अपने पास? 2 इथाइल 2 मिथाइल ब्यूटेनोइक एसिड। सिंपल, ठीक है। इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है किसी को, वैसे तो होनी नहीं चाहिए, सिंपल पार्ट है बिल्कुल। अगला देखेंगे ऐसी। अगले वाले में अगर देखेंगे तो सबसे लंबी कार्बन चेन कितने कार्बन की है मेरे पास? टोटल 4 कार्बन की है, और 4 कार्बन की चेन बनाते ही आपका ये NH2 वाला ग्रुप बाहर हो गया। क्या कहते हैं हम लोग इसको? NH2 को। कौन सा ग्रुप है मेरे पास? ये अमीनो, ठीक है। तो 2 अमीनो, कितने कार्बन का चेन है? 4। तो ब्यूटेन और 1 वाला ही ओइक एसिड बन गया, क्योंकि मैंने चेन में इंक्लूड करा दिया। तो इसका नाम हो गया 2 अमीनो ब्यूटेनोइक एसिड, ठीक है। सिंपल है अभी तक तो चीजें। अब आते हैं इस पार्ट पर जो कि तीसरा वाला है। यहां पर सबसे लंबी जो कार्बन चेन है, अगर आप कार्बोक्सिलिक एसिड को फंक्शनल ग्रुप देखोगे तो ये कौन सा ग्रुप है? CHO वाला। ये एल्डिहाइड का ग्रुप है, ठीक है। एल्डिहाइड का ग्रुप है और चेन से बाहर हो रहा है। तो फर्स्ट, सेकंड और थर्ड टोटल आपके पास कार्बन एटम, टोटल आपके पास जो यहां पर कार्बन एटम है चेन में वो 3 हो गए। फंक्शनल ग्रुप मेरे पास ये COH है। लेकिन अब ध्यान रहे कि ये जो एल्डिहाइड वाला ग्रुप था, भी एल्डिहाइड वाला ग्रुप आपके पास फंक्शनल नहीं बन रहा है। ये क्या बन गया मेरे पास? एक सब्स्टिट्यूएंट। तो फंक्शनल ग्रुप है कौन यहाँ पे? फंक्शनल ग्रुप, क्योंकि आपका कार्बोक्सिलिक एसिड है तो आपने बोल दिया ठीक है भाई मेरे पास नाम में तो ओइक एसिड आना चाहिए, एंड करेंगे। लेकिन अभी सब्स्टिट्यूएंट का क्या किया जाए? इसको क्या लिखा जाएगा? एल्डिहाइड का जब सब्स्टिट्यूएंट हम लोग बनाएंगे तो क्या रहेगा यहाँ पर? बिल्कुल सही। हम लोग इसके लिए एल्डिहाइड के लिए क्या वर्ड यूज करते थे अपने पास? फॉर्माइल, ठीक है। देखो कार्बल्डिहाइड जो है, कार्बल्डिहाइड तब यूज होता है जब आपके पास ये जो एल्डिहाइड में लेकर के आया हूं, जब आपके पास एल्डिहाइड की फंक्शनल ग्रुप और उसकी ही लिंकेज के थ्रू एल्डिहाइड कहीं पे बाहर हो रहा होता, ठीक है। अभी नहीं। वैसे आप ऑक्सो भी यूज कर सकते थे, वो ऑक्सो यूज नहीं करेंगे क्योंकि वो तो कीटोन वाला पार्ट हो जाएगा। फिर कीटोन किसको? नहीं, ऑक्सो वगैरह यूज करते हैं, वो वैसे भी पता चल जाता है। कई जगह लिखते हैं, कई जगह कीटो भी लिखा हुआ होता है। वैसे तो फॉर्माइल एंड ऑक्सो की जो लिंकेज है, फॉर्माइल भी लिखा हुआ होता है, ऑक्सो भी लिखा हुआ होता है। तो आप यहाँ पे चाहे तो ऑक्सो भी लिख सकते हो, आपकी मर्जी है, ठीक है। ऐसे कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। कार्बल्डिहाइड तब यूज होता अगर मेरे पास ना यहाँ भी CHO होती और ये भी CHO होता, ये दोनों CHO होते। तो आप एक कार्बल्डिहाइड को तो फंक्शनल में बनाते मेरा,
पर एक एल्डिहाइड यहां पर बाहर हो जाता, तो तब आपका फंक्शनल ग्रुप क्योंकि एल्डिहाइड के थ्रू जा रहा है तब कार्बल्डिहाइड यूज करते। अभी तो अपने पास ये सब्स्टिट्यूएंट बन गया ना, तो ये सब्स्टिट्यूएंट है। अब तो सब्स्टिट्यूएंट जब तक है तब तक फॉर्माइल या फिर ऑक्सो। तो सेकंड पर क्या लगी हुई है यहाँ पर, सेकंड पे अगर मैं देखूं तो सेकंड पर आप लोग लिख सकते हो फॉर्माइल या फिर सेकंड पे ऑक्सो। ठीक है, तो इसका अपने पास नाम क्या हो सकता है, 2 फॉर्माइल। कितने कार्बन एटम्स की चेन है टोटल, 3, तो इसका नाम हो जाएगा 2 फॉर्माइल प्रोपेनोइक एसिड या फिर 2 ऑक्सो प्रोपेनोइक एसिड। फिर उसके बाद वाले पे आ जाते हैं। अब यहां पर देखते हैं कितने फंक्शनल ग्रुप दिख रहे हैं आपको। इसके बाद यहां पर कितने फंक्शनल ग्रुप है, इधर यहां पे 2 फंक्शनल ग्रुप है। एक तो एक कार्बोनिल ग्रुप है, कार्बोनिल ग्रुप दोनों तरफ कार्बन लगी हुई है, इसका मतलब कीटोन का ग्रुप है। फिर एक COH ये लगा हुआ है, तो अब आप प्रायोरिटी तो इसी को दोगे जो मेरा कार्बोक्सिलिक एसिड है, मैं इसको तो प्रायोरिटी नहीं दे सकता। तो थर्ड पर, अब आपके पास थर्ड जो पोजीशन है, थर्ड पोजीशन पर क्या हुआ, थर्ड पोजीशन पर एक कार्बन लगी हुई थी जिसके साथ एक कीटोन वाली लिंकेज आ रही है। ठीक है, तो अब ये आपके पास जब चेन से बाहर हो गया तो अब इसका नाम कैसे लिखेंगे हम लोग, क्या लिखा जाएगा इसके नाम में, बता दो जल्दी से। इसके नेमिंग करते हुए क्या करना चाहिए हम लोगों को, ऑक्सो। बिल्कुल 3 ऑक्सो और ब्यूटेनोइक एसिड की थर्ड पर आपके पास ऑक्सो ग्रुप लगा हुआ है और उसके साथ साथ ब्यूटेनोइक एसिड आ जाएगा यहां पर। अब तो सभी ने कर दिया होगा ये, यहां पर मेरे पास टोटल 3 कार्बन की चेन है, सेकंड पर हाइड्रोक्सी लगा हुआ है, तो इसका नाम क्या होना चाहिए अपने पास, 2 हाइड्रोक्सी। क्यों, क्योंकि OH आपका बाहर हो चुका है, तो ये आ गया मेरे पास 2 हाइड्रोक्सी और उसके साथ साथ ये आ गई अपनी प्रोपेनोइक एसिड, क्योंकि 3 कार्बन की चेन थी। अगले वाले में देखेंगे तो अगले वाले में एक डबल बॉन्ड की लिंकेज आ रखी है, डबल बॉन्ड की लिंकेज है, लेकिन मैं प्रायोरिटी यहां पर कार्बोक्सिलिक एसिड को दूंगा। तो अब सेकंड पर इन लगी है और 3 कार्बन की चेन है, तो पहली बात तो ये बन गया ब्यूट 2 इन, और 1 पे क्या लिखा हुआ है, 1 पे लिखा हुआ है ओइक एसिड। ठीक है, ब्यूट 2 इन 1 ओइक एसिड, बिल्कुल सही। प्रॉप ब्यूट नहीं प्रॉप लिखेंगे क्योंकि 3 कार्बन है। सो प्रॉप 2 इन 1 ओइक एसिड। नेक्स्ट वाले पर आ जाते हैं। ये हमारे पास एक स्टैंडर्ड IUPAC नॉर्म के अकॉर्डिंग इसका नाम जो रखा गया है वो रखा गया है बेंजोइक एसिड, तो ये तो आ गया आपका बेंजोइक एसिड। ठीक है, अब आपके COH ग्रुप से पहले एक कार्बन की और लिंकेज है, तो अब मैं IUPAC का स्टैंडर्ड जो नॉर्म है बेंजोइक एसिड जो था अब उसको यूज नहीं करोगे, अब अपने जनरल रूल पे आ जाओ। जनरल रूल कहती है सेलेक्ट द लॉन्गेस्ट कार्बन चेन, 2 कार्बन की है, सेकंड पर फिनाइल लगा हुआ है, तो मैं ऐसे ही तो लिखूंगा 2 फिनाइल। सेकंड पर फिनाइल लगा हुआ है, 2 फिनाइल लिखा। अब 2 फिनाइल के बाद किसकी बारी आएगी, 2 कार्बन की चेन है, तो ईथन और ओइक एसिड, क्योंकि पहले पे ही लगा हुआ है इसलिए 1 नहीं लिख रहा हूं, इसका नाम हो जाएगा 2 फिनाइल एथेनोइक एसिड, सिंपल। ठीक है, कोई बड़ी बात नहीं है, 2 फिनाइल एथेनोइक एसिड अगर लिखे तो। थोड़ा सा और अब आगे चलते हैं, अब जरा देखते हैं कि कार्बोक्सिलिक एसिड जो वर्ड था जरा उसकी जरूरत कहां पे पड़ेगी मेरे को, कार्बोक्सिलिक एसिड जैसे टर्म की। अब इस कंपाउंड का नेम आप लोग मेरे को बताओगे कि इस कंपाउंड का नेम क्या होना चाहिए, और ऐसा कंपाउंड हम लोग पहले भी कर चुके हैं, जब मैंने आपको एल्डिहाइड में नेमिंग कराई थी तो ये चीज हमारे पास हो गई थी। कौन बताएगा मेरे को इसका नाम क्या होना चाहिए, क्या नेम होगा इसका। सबसे पहले रूल अगर आप लगाओगे सिलेक्ट द लॉन्गेस्ट कार्बन चेन, तो कितने कार्बन की है सबसे लंबी चेन, 1 2 3 4 5 कार्बन की आपका सबसे लंबी कार्बन चेन है। इससे क्या होगा, इससे ये वाला COH और ये वाला COH तो आपकी चेन में आ गया, लेकिन ये वाला COOH आपकी चेन में नहीं आया। अगर आपने किसी को फंक्शनल ग्रुप लिया है तो या तो फिर आप उसके सारे कार्बन चेन में रखो, और अगर कोई एक बाहर हो रहा है तो फिर ये रूल नहीं चलेगा। अब मैं ये नहीं कर सकता ना कि मैं इन दोनों के लिए तो सफिक्स जोड़ूं और इसका प्रीफिक्स जोड़ दूं कि सेम टाइम पर वही फंक्शनल ग्रुप सफिक्स भी बन रखा है और प्रीफिक्स भी बन रखा है, ये रूल अलाउड नहीं होता। तो फिर क्या किया जाता है, फिर इनमें से किसी को भी चेन का पार्ट नहीं बनाएंगे। अब आपके पास जो सबसे लंबी कार्बन चेन है वो कितने कार्बन की रहेगी, टोटल 3 ही कार्बन की रहेगी, और पहले पर भी कार्बोक्सिलिक, दूसरे पर भी कार्बोक्सिलिक और तीसरे पर भी कार्बोक्सिलिक, तो इसका नाम क्या हो जाएगा मेरे पास 1, 2, 3 ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड। तो ये है वो एग्जांपल जहां पर आपके पास वो ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड जैसा जो वर्ड है वो मेरे को यहाँ पे यूज करना पड़ेगा। ठीक है, ट्राईओइक एसिड इसको कोई नहीं लिखेगा, यहाँ पे ट्राईओइक एसिड यूज नहीं करेंगे, आपने उसका कार्बन चेन में इंक्लूड नहीं करा रखा है, पूरा कार्बन आपके पास उस चेन से बाहर है, इसलिए कार्बोक्सिलिक एसिड हम लोगों ने यहाँ पर सफिक्स में यूज किया हुआ है। तो 1, 2, 3 ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड। एक सेकंड, वो तो लिखा ही नहीं इसमें, पहले उसकी बात करी जाए तो मेथ प्रोपेन भी तो आएगा। ठीक है,
प्रोपेन 1,2,3 ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड। नंबर ऑफ कार्बन को भी तो मेंशन करेंगे, तो 3 कार्बन एटम थे तो उसके लिए प्रोपेन लगा दिया, फिर 1 पे 2 पे 3 पे तीनों पे कार्बोक्सिलिक एसिड लगी हुई है, तो प्रोपेन 1,2,3 ट्राई कार्बोक्सिलिक। ये है तो पूरा जैसे ये वाला क्वेश्चन है, अब अगर इसका नाम देखा जाए तो इसका नाम क्या होना चाहिए? ये तो पूरी बेंजोइक एसिड है आपकी, तो फर्स्ट सेकंड थर्ड पे कौन सा ग्रुप लगा हुआ है मेरे पास? नाइट्रो, तो इसका नाम हो गया 3 नाइट्रो और बेंजोइक एसिड। ठीक है, ये आ गया अपना 3 नाइट्रो बेंजोइक एसिड। लेकिन इस पोजीशन को कुछ और भी कहते हैं। जब रिंग सिस्टम में हम लोग जाते हैं जहां पे कोई डेरिवेटिव बना हुआ होगा, तो क्या कहते हैं हम लोग इसको? मिनट बिल्कुल, ये ऑर्थो है, मेटा है और ये पैरा है। इसका मतलब इसका एक नाम और हो सकता है, और वो क्या हो सकता है? मेटा नाइट्रो बेंजोइक एसिड। ठीक है, ये आ गया मेरे पास मेटा नाइट्रो बेंजोइक एसिड। फिर उसके बाद इसका क्या नाम होना चाहिए? इस वाले कंपाउंड का अगर हम लोग नेम करेंगे तो क्या करेंगे बताओ? फर्स्ट सेकंड फोर्थ। थर्ड पे अमीनो लगा हुआ है, फोर्थ पे मिथाइल लगी हुई है, तो क्या आना चाहिए नाम में? पहले मिथाइल लिखेंगे या पहले अमीनो लिखेंगे? तो पहले शुरुआत आपको 3 अमीनो से करनी पड़ेगी, फिर उसके बाद फोर्थ पर क्या लिखा है मेरे पास? मिथाइल। तो 3 अमीनो 4 मिथाइल, और मैं रिंग के साथ जो COOH है इसको पूरा क्या कहता हूं? बेंजोइक एसिड। ठीक है, तो ये हो गया अपने पास इसका नाम 3 अमीनो 4 मिथाइल बेंजोइक एसिड। हाँ, लिख दिया सबने इसका नाम। तो क्या नाम लिखा है आप लोगों ने इसमें? भाई याद रहे, अब देखो कोई भी यहां पे बेंजोइक एसिड मत कह देना, और गलती से भी डाई बेंजोइक एसिड तो मत कहना। ठीक है, बेंजोइक एसिड वो बात ठीक है कि अगर मेरी फिनाइल रिंग के साथ डायरेक्टली COH की लिंकेज है तो उसको बेंजोइक एसिड कहते हैं, बट वो सिर्फ उसी को कहते हैं। अब यहाँ पे 2 जगह COH लगा हुआ है, यहां पर भी आपको वही रूल लगाना है जो कि मैंने अभी आपको इस वाले क्वेश्चन में समझाया था। जैसे, क्योंकि अब मैं क्या कर सकता हूं, अगर मैं देखूं तो मेरे पास जो बेंजीन रिंग है यही आपके पास सबसे लंबी कार्बन चेन वाली रिंग है। अब मैं ये नहीं कह सकता कि मैं इसका कार्बन चेन में इंक्लूड कराऊंगा पर इसका नहीं कराऊंगा, ऐसे तो नहीं करेंगे नंबर, ये रूल नहीं एप्लीकेबल होता है। ठीक है, ये चीज मत करना आप लोग बस कभी कि 1 2 3 4 5 और उसके बाद 6। ठीक है, ये नहीं चलता है भाई, या तो रिंग पे नंबर किया जाएगा या फिर रिंग से लगी हुई चेन को नंबर किया जाएगा। तो इसका मतलब है अगर मैं रिंग को सिलेक्ट कर लूं तो COH ये वाला भी बाहर हो जाएगा और ये वाला भी बाहर हो जाएगा, दोनों बाहर हो गए। फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, एक कार्बोक्सिलिक एसिड फर्स्ट पे लगा हुआ है, एक फोर्थ पे लगा हुआ है, तो इसका मतलब है कितने कार्बोक्सिलिक एसिड आपकी चेन से बाहर हुए टोटल? 2। तो 1,4 डाई कार्बोक्सिलिक एसिड जो कि सफिक्स में जाएगा, और प्रीफिक्स में हमारे पास क्या लिखा हुआ है? कौन सी रिंग है मेरे पास? ये बेंजीन रिंग, तो नाम हो जाएगा इसका बेंजीन 1,4 डाई कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, इसी को हम लोग टेरिथैलिक एसिड भी कहते हैं, यही इसका जनरल नेम टेरिथैलिक एसिड होता है। फिनाइल इसलिए नहीं आया क्योंकि फिनाइल तब जोड़ते हैं जब फिनाइल आपके पास इसके बाहर वाली चेन होती है और चेन में ये जो रिंग है आपके पास सब्स्टिट्यूएंट बन रही होती है, तो फिनाइल तब यूज करते हैं जब आपके एरोमेटिक रिंग ऐसा सब्स्टिट्यूएंट काम करती है। ये मैंने आपको एक बार पहले भी बोला था कि जब वो सब्स्टिट्यूएंट बनेगी तब फिनाइल, अगर आप उसको यूज कर रहे हो अपने पास नेमिंग के लिए तो आप उसको बेंजीन ही लिखोगे। आई बात समझ में? फिनाइल तब लिखते हैं जैसे इसके बाद चेन होती है, जैसे अभी हमने इससे पहले एक एग्जांपल देखा था, यहां पे था ये वाला, तो मैंने चेन तो यहां बनाई थी ना, तो चेन जब यहां बनाई तो सेकंड पर ये रिंग बाहर हो गई, तो जब सेकंड पर रिंग बाहर हुई तो आपके पास एक एल्काइल ग्रुप हो गया जो कि चेन के साथ सब्स्टिट्यूटेड है, तो तब इसका नाम फिनाइल लिखा जाता है। इस केस में ऐसा नहीं है, इस केस में तो आप नंबर देखो जरा किस पे चढ़ाया है आपने रिंग पे नंबर चढ़ाए हैं, क्योंकि आपकी जो रिंग है वो टोटल कितने हैं? वो टोटल 6 कार्बन की है बेंजीन रिंग, तो आपने रिंग को नंबर करा हुआ है ना, तो तब इसलिए इसको हम लोग यहाँ पर बेंजीन लिख रहे हैं। और ये भी कार्बोक्सिलिक एसिड है और ये भी कार्बोक्सिलिक एसिड है, तो 2 कार्बोक्सिलिक एसिड्स आपके पास यहाँ पे बाहर हो गए। ये आपके पास इसका जनरल नेम है, तो अगर कभी आपसे जनरल नेम पूछ लिया जाए तो आप बता सकते हो ये जनरल नेम है। और वैसे एक और होता है, अगर मेरे पास यही कार्बोक्सिलिक एसिड वाला कंपाउंड जिसमें कि मैंने 2 ग्रुप यूज करे हुए हैं COH के, आगे ये दोनों बिल्कुल अगल बगल लगे हुए होते, मतलब ये ऑर्थो वाला अगर बन जाता, अगर ऑर्थो डेरिवेटिव बनता है तो इसको हम लोग सिर्फ और सिर्फ थैलिक एसिड कहते हैं। ये आपका मेरे पास नॉर्मल थैलिक एसिड है, सिर्फ थैलिक एसिड, मैं जनरल नेम की बात कर रहा हूं। जो मैं थैलिक एसिड यहां पर लिख रहा हूं ये इसका जनरल नेम है, ठीक है, ये जो यहां पर लिखा गया है जनरल नेम है, ये आपके पास अभी चैप्टर में आएगा आगे, जिसको हम थैलिक एसिड यहां पर लिख रहे हैं। बाकी आपके टेरिथैलिक एसिड हो गया। और अगर इसको नाम में लिखा जाएगा तो नाम में क्या आएगा? 1,2,
बेंजीन के बाद 1 पे और 2 पे क्या लगा हुआ है, कार्बोक्सिलिक एसिड, तो बेंजीन 1,2 डाई कार्बोक्सिलिक एसिड। तो ये थे आपके पास नेमिंग या फिर IUPAC नोमेनक्लेचर ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड्स। अब आगे चलते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड्स की नेमिंग के बाद, अगला आ जाते हैं इनकी स्ट्रक्चर्स पे। देखो यहां पर स्ट्रक्चर देख लेते हैं, अब स्ट्रक्चर की बात कर लेते हैं। जो कार्बोक्सिलिक ग्रुप है, कार्बोक्सिलिक ग्रुप में क्या है कि यहाँ पे कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन है और उसके साथ ये OH लगी हुई है, बाकी एक जो है बॉन्ड मेरे पास खाली छूटा हुआ है, ये किसकी तरफ जा रहा होगा, टुवर्ड्स चेन, ये तो आपकी कार्बन चेन की तरफ हो गया। ठीक है, हाइब्रिडाइजेशन चेक करेंगे तो हाइब्रिडाइजेशन चेक करने के लिए कितने सिग्मा बॉन्ड बनाए हुए हैं यहाँ पे कार्बन ने, टोटल 3 सिग्मा 1 पाई है। पाई बॉन्ड को हाइब्रिडाइजेशन में इंक्लूड नहीं करेंगे। अगर मैं सिग्मा बॉन्ड के थ्रू देखूं तो सिग्मा बॉन्ड कितने थे टोटल, 3। तो आपकी एक s की ऑर्बिटल लगी होगी, 2 p की लगी होगी, तो sp2 हाइब्रिडाइजेशन यहाँ पे निकल करके आ गई सिंपल। तो अगर sp2 हाइब्रिडाइजेशन है तो यहाँ पे ज्योमेट्री कैसी होनी चाहिए, sp2 हाइब्रिडाइजेशन पे, sp2 हाइब्रिडाइजेशन कैसी ज्योमेट्री बनाते हैं, ट्राइगोनल प्लेनर, और बॉन्ड एंगल कितने डिग्री का रहता है अपने पास वहां पर, 120 डिग्री का। तो ट्राइगोनल प्लेनर ज्योमेट्री है और बॉन्ड एंगल कितने डिग्री का है यहाँ पर मेरे पास, 120 डिग्री का। ठीक है, ये 120 डिग्री 120 वाला है, ये ट्राइगोनल प्लेनर जो आप स्ट्रक्चर बन रही है 120 डिग्री का बॉन्ड एंगल है। अब आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट चीज पर, जो कि होती है इसकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर से, या रेजोनेंस कैसे आ रहा है आपके कार्बोक्सिलिक एसिड के मॉलिक्यूल में। ये हर एक कार्बोक्सिलिक एसिड के लिए ट्रू होगा। अब इसको आप ध्यान से समझना, देखो ये हुआ कैसे। मैं किसी भी कार्बोक्सिलिक एसिड का एग्जांपल ले लूं, जैसे अगर मैं CH3COOH को भी अगर बनाऊं, यहां पर ये वाला जो ऑक्सीजन है इसके पास भी लोन पेयर है और इस वाले ऑक्सीजन के पास भी यहां पर लोन पेयर है, दोनों के पास 2-2 लोन पेयर है। अगर आपके पास ये वाला जो बॉन्ड है, अगर ये वाला बॉन्ड इधर पोलराइज होता है ऑक्सीजन की तरफ, ठीक है, अगर ये बॉन्ड पेयर यहां पर शिफ्ट होती है, अगर ये बॉन्ड पेयर यहां पर शिफ्ट होगी तो इस पे कैसा चार्ज आएगा, डेल्टा नेगेटिव, और यहां पर कैसा चार्ज आएगा, डेल्टा पॉजिटिव। तो आपका ये कार्बन क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो रहा है। तो अगर ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो रहा है तो ये ऑक्सीजन क्या कहेगा कि भाई मेरा वाला लोन पेयर रख लो। ठीक है, यही तो होगा, रेजोनेंस हमें यही सिखाता है कि जब आपके पास कोई भी अगल बगल इस तरीके से इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट हो और अगर पॉसिबिलिटी है लोन पेयर के शिफ्ट होने की, तो इस तरीके से रेजोनेट करके उसको दिखाएंगे। तो ऑक्सीजन के पास अब मेरे को बताना कितने लोन पेयर बचे हैं। जो कार्बन के साथ ऑक्सीजन लगी हुई थी डबल बॉन्ड वाली, इस पे कितने लोन पेयर आ गए टोटल, 3। क्यों आए टोटल 3 लोन पेयर, क्योंकि ये वाला बॉन्ड पेयर इधर की तरफ शिफ्ट हुआ, तो ये कार्बन इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो गया, एक बॉन्ड इसने खाली कर दिया। एक बॉन्ड खाली होने का मतलब है 2 इलेक्ट्रॉन पे शॉर्ट हो गया था, तो इसने कहा भाई आप मेरे दोनों इलेक्ट्रॉन रख लो। तो अब कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में कैसा बॉन्ड बन गया, फिर अब इधर बन गया वो डबल बॉन्ड, और यहां पर इसने हाइड्रोजन के साथ क्या बना रखा था, एक सिंगल बॉन्ड। कितने ऑक्सीजन पे लोन पेयर बचे हैं अब, सिर्फ एक। कितने बॉन्ड बना चुका है आपका ऑक्सीजन, 3। तो कैसा चार्ज होल्ड करेगा, यहां पर पॉजिटिव चार्ज होल्ड करेगा। तो बात क्या है कि जो डबल बॉन्ड पहले यहां था वो यहां उठ करके आ गया। ठीक है, जो डबल बॉन्ड पहले मेरे को इस वाले ऑक्सीजन के साथ दिख रहा था, अब ये उस ऑक्सीजन के साथ लग चुका है जिसके साथ यहां पर हाइड्रोजन लगी हुई है। तो इट मींस यहां पर जो रेजोनेंस है, अगर मैं रेजोनेंस के थ्रू देखूं तो रेजोनेंस के थ्रू जो कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड है ना, ऊपर वाला और नीचे वाला, इन दोनों के पास क्या है, फिर एक पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर है। कभी तो डबल बॉन्ड इस वाले ऑक्सीजन पे है, कभी इस वाले ऑक्सीजन पे है, और ये सारी की सारी चीजें किसके थ्रू हो पा रही है, थ्रू रेजोनेंस। अगर रेजोनेंस नहीं होता तो हम लोग ये चीज नहीं दिखा सकते थे। तो अगर मैं इसको बनाऊंगा तो अब मैं ना ऊपर वाले के साथ डबल बॉन्ड दिखाऊंगा, ना मैं नीचे वाले के साथ दिखाऊंगा, मैं दोनों के साथ ऑक्सीजन के साथ जो कार्बन का बॉन्ड है वो कैसा रखूंगा, सिंगल, और इस तरीके से बनाएंगे इसको। ठीक है, आ रही है बात समझ में। और क्या कहते हैं हम लोग इसको, क्या बन गया मेरे पास, ये है आपके पास पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर। और पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि ये सिर्फ रेजोनेंस के कारण एग्जिस्ट कर रहे हैं। ठीक है, ये आपके पास पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर है। तो पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में यहां पर निकल करके आया। थोड़ा और सही से बना देते हैं, ये पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर है जो। तो मैंने जो लास्ट वाली स्ट्रक्चर बनाई है, इसी को हम लोग कैसी स्ट्रक्चर कहेंगे, इसकी रेजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर। क्यों लिखा है इसको रेजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर, क्यों लिखा हुआ है हाइब्रिड स्ट्रक्चर आपके पास, या मैं कहूं रेजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर आपकी वो स्ट्रक्चर होती है जो कि एक्चुअल स्ट्रक्चर के सबसे क्लोज रही होगी। अगर मैं इसको डेपिक्ट कर पाता इसकी ओरिजिनल स्ट्रक्चर में, तो शायद यही एक स्ट्रक्चर हो सकती थी जो कि उसको सबसे क्लोजली रिजेंबल कर पाए। तो ये मीनिंग होता है रेजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर का। तो इसको हम लोग रेजोनेंस हाइब्रिड कहते हैं, और ये रेजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर जो है ये आपके पास कार्बोक्सिलिक एसिड की आई है। अब आप लोग एक चीज को समझो कि मैंने इथेनोइक एसिड के लिए बनाया, ऐसा नहीं है सिर्फ इथेनोइक एसिड के लिए, आप कहीं भी बनाओ,
क्योंकि जो रेजोनेंट हुआ ना, रेजोनेंट आपका COOH वाला पार्ट हुआ, उसमें इस कार्बन का कोई रोल नहीं है। ध्यान रहे, रेजोनेंस कराने में कह रहा हूं कोई रोल नहीं है, एसिडिक कैरेक्टर में बहुत बड़ा रोल आ जाएगा। तो रेजोनेंस कराने में इसका कोई रोल नहीं है। रेजोनेंस में जो रोल है वो कार्बन और ऑक्सीजन के बॉन्ड का ही था, और वहां पर जो लगे हुए लोन पेयर है उसका था। आई बात समझ में? तो मेरे पे फर्क नहीं पड़ता है कि मैं यहाँ पे कार्बन रखूं ना रखूं, हाइड्रोजन भी होती ना, अगर आप मीथेनोइक एसिड भी लाते तो भी रेजोनेंस ही बनता। तो रेजोनेंस जो है वो कार्बोक्सिलिक एसिड वाले ग्रुप में हो रहा है, ना कि कार्बन चेन का वहां पर मेरे पास कोई रोल है। तो आया आप लोगों को ये चीज समझ में, स्ट्रक्चर ऑफ कार्बोक्सिलिक ग्रुप जो यहाँ पर लिखी हुई है। तो इसी के साथ हम लोगों का ये वाला जो पार्ट है आपका इंट्रोडक्शन, जहां से आपका कार्बोक्सिलिक एसिड शुरू होगा, यहाँ पे खत्म होता है। अब अगला हम लोग कवर करेंगे इसमें आपके पास प्रिपरेशन, ठीक है, कार्बोक्सिलिक एसिड की जो प्रिपरेशन है, एंड देन फिर उसकी वही फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर जो था हम लोगों का कार्बोक्सिलिक एसिड का। अब उसके बाद यहाँ पे बात करी जाए तो अगला देखते हैं प्रिपरेशन, ठीक है। प्रिपरेशन वाले पार्ट में स्टार्टिंग करते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड कैसे प्रिपेयर किए जाएंगे। तो पहला वाला जो पार्ट है प्रिपरेशन में, अगर वो देखा जाएगा तो वो नॉर्मल हमारे पास जितना हम लोगों ने इससे पहले पढ़ा था, अगर अल्कोहल को ऑक्सीडाइज करा जाए तो एल्डिहाइड बनती है, और एल्डिहाइड का भी ऑक्सीडेशन कर देंगे तो हमें पता है कि वहां पर क्या बन जाता था, कार्बोक्सिलिक एसिड। तो पहला पार्ट वही है कि पहले पार्ट में आपको क्या करना है, यहाँ पर पहले पार्ट में आपको यूज करनी है या तो अल्कोहल या फिर एल्डिहाइड। अगर आप अल्कोहल या एल्डिहाइड को यूज करते हो और इनको ऑक्सीडाइज करते हो तो आगे फर्दर कन्वर्ट हो जाएंगे आपके कार्बोक्सिलिक एसिड में। कंडीशन ये रहती थी कि अगर आपने अल्कोहल लगाया तो अल्कोहल के साथ आपको जितने भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लगाने हो सारे स्ट्रॉन्ग लगाने पड़ेंगे, क्योंकि सीक्वेंस ये होता था कि अल्कोहल पहले कन्वर्ट होती है ऑक्सीडाइज होने पर एल्डिहाइड में, और उसके बाद ये जो एल्डिहाइड बना है ये वापस से ऑक्सीडाइज हो जाएगा, और ये वापस से ऑक्सीडाइज होकर के किस में कन्वर्ट हो जाएगा, मेरे पास कार्बोक्सिलिक एसिड में। लेकिन आज आपको कह रहे हैं कि आज आपको ये इंटरमीडिएट स्किप करना है, आज आपको एल्डिहाइड नहीं चाहिए, आज आपको अल्कोहल से कार्बोक्सिलिक जाना है। तो आप जो ऑक्सीडेशन यहां पर करोगे उसके लिए आपको ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जो चाहिए होगा वो एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट चाहिए होगा। तो हमारे पास स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की कैटेगरी देखी जाए तो KMnO4 यूज करते थे, और क्या यूज करते थे हम लोग, हमारा K2Cr2O7, ठीक है। KMnO4 में जो पोटेशियम आपके पास परमैंगनेट है, ये KMnO4 दोनों मीडियम की यूज होती है। ये एसिडिक मीडियम में भी हो सकता है, आपके पास बेसिक मीडियम का भी हो सकता है। इट मींस KMnO4 पेयर्ड विद एन एसिड और KMnO4 पेयर्ड विद अ बेस, दोनों के केस में वो स्ट्रॉन्ग ही रहेगा, और आपके पास जो बनने वाला प्रोडक्ट है वो कार्बोक्सिलिक एसिड ही रहेगा, अगर आप अल्कोहल से यहाँ पर अपने पास ऑक्सीडेशन कर रहे हो तो। लेकिन बात ये होती है कि अगर मैंने एल्डिहाइड चूज करा है तो एल्डिहाइड आपके पास अल्कोहल के बाद मिलता है अपॉन ऑक्सीडेशन। तो अगर आपको एल्डिहाइड से कार्बोक्सिलिक एसिड जाना है तो जरूरी नहीं है कि आप KMnO4 डालो। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि KMnO4 इस पर वर्क नहीं करेगा, पर बात ये होती है कि अगर आप KMnO4 नहीं भी डाल रहे हो तो यहां से यहां जाने के लिए माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी चलेंगे। माइल्ड में कौन कौन से चलेंगे, फिर वहां पर CrO3 चल जाएगा, फिर वहां पर मेरे पास PCC PDC चल जाएगा, और वहीं पर आपका जोन्स रिएजेंट भी चल जाएगा। जोन्स रिएजेंट का मतलब है जब आपके CrO3 को पेयर कर दिया जाता है H2SO4 के साथ, ठीक है, ये भी यहां पर काम कर जाएंगे। तो देखा जाए ये वाले जितनी इधर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स लिखे हुए आपके पास माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स हैं, ठीक है। इससे पहले हम लोगों ने ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स को पढ़ा था अल्कोहल में, जब हमें अल्कोहल से एल्डिहाइड आना होता तो अल्कोहल से एल्डिहाइड या अल्कोहल से कीटोन आते थे, मतलब 1 डिग्री पर तो आपको पता है एल्डिहाइड बनता था, 2 डिग्री पर कीटोन बनता था, तब इनको वहां पर लगाते थे। पर अब इन्हीं को हम लोग यूज करके आपका कार्बोक्सिलिक एसिड बनाएंगे। एग्जाम्पल के लिए जैसे यहाँ पर 3 कार्बन की अल्कोहल है, देखो प्रोपेनॉल हो गई मेरी ये। अभी जो प्रोपेनॉल है KMnO4 लगाया इस पर, और उसके बाद इसका मैंने करा एसिडिक हाइड्रोलिसिस, तो 3 कार्बन की जो अल्कोहल थी वो कन्वर्ट हो गई 3 कार्बन के कार्बोक्सिलिक एसिड में, विच इज प्रोपेनोइक एसिड। उसके बाद ये वाला पार्ट देख लेते हैं। यहाँ पर अगर इसको देखेंगे तो ये आपका क्या है, ये मेरे पास है 3 मिथाइल ब्यूटेनल, ठीक है। थर्ड पे मिथाइल लगी हुई है, 4 कार्बन की चेन का एल्डिहाइड है तो 3 मिथाइल ब्यूटेनल है। आपके 3 मिथाइल ब्यूटेनल पर हम लोगों ने यूज करा है PCC। अब PCC की फुल फॉर्म क्या होती थी, पायरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट यूज हो रहा है। ये पायरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट या PCC ने इसको कन्वर्ट कर दिया, जो CHO वाला ग्रुप है वो COH हो जाएगा, मतलब अब मेरे पास निकल करके आ जाएगा 3 मिथाइल ब्यूटेनोइक एसिड, ठीक है। सिंपल सी बात है, कोई बड़ी चीज नहीं है इस रिएक्शन में। तो ये होता है हमारे पास जब मेरे को कार्बोक्सिलिक एसिड से क्या बना करके देनी होगी आपके पास आगे, वो एल्डिहाइड से क्या बना करके देनी होगी, कार्बोक्सिलिक एसिड, या किसी अल्कोहल से आपको कार्बोक्सिलिक एसिड बनाना होगा, ठीक है। आई इतनी चीज यहां पर समझ में। तो ये जो दोनों एग्जांपल यहां पर लिखे हुए, दोनों एग्जांपल अपने पास कैसे थे, दोनों एग्जांपल आपके पास एलिफेटिक थे। तो एग्जांपल अगर एलिफेटिक है तो इससे आपको ये नहीं लगना चाहिए कि हमें सिर्फ एलिफेटिक ही बनाना है। देखो आपके पास एलिफेटिक ही नहीं आएगा हमेशा, आपके पास जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन कहीं से भी आ सकता है। अगर एरोमेटिक की बात करी जाए तो देखो एरोमेटिक में क्या होगा, अब जैसे ये हमारी बेंजाइल अल्कोहल है,
ठीक है, पहले मैंने फिनाइल रिंग बनाई, फिनाइल रिंग पर कार्बन लगी, फिर उसके बाद OH लगी, तो CH2 के बाद OH की लिंक है, जब CH2 वाला ग्रुप लगाया तो बेंजाइल अल्कोहल हो गया। बेंजाइल अल्कोहल से अगर बेंजोइक एसिड जाना है, ये आपके पास बेंजोइक एसिड है, ठीक है, अगर आपकी फिनाइल रिंग से डायरेक्टली CO2H लगा हुआ है तो ये मेरा हो गया बेंजोइक एसिड। तो अगर मेरे को बेंजोइक एसिड मिला तो बेंजोइक एसिड कैसे मिला होगा, ये अल्कोहल टू कार्बोक्सिलिक एसिड के लिए क्या लगेगा अपने पास बताओ। सबसे पहले क्या यूज करेंगे हम लोग यहाँ पर, KMnO4, ठीक है, और सेकंड स्टेप में वही इसका एसिडिक हाइड्रोलिसिस कर देंगे H3O पॉजिटिव। आप इसको बेसिक मीडियम में भी यूज कर सकते हो, ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सो KMnO4 और सेकंड पार्ट में H3O पॉजिटिव, तो आपका ये जो बेंजाइल अल्कोहल है, बेंजाइल अल्कोहल आगे कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है, ये बेंजाइल अल्कोहल थी और ये आपकी बेंजाइल अल्कोहल आगे निकल करके आ गई बेंजोइक एसिड में। एक और चीज आपको बता देता हूं कि अगर मैं स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडेशन को ना रोकूं, आपको पता है कि अगर मैं ऑक्सीडेशन करता ही चला जाऊं तो आखिर में सिर्फ CO2 और वाटर बचती है। तो आपके दिमाग में एक चीज ये भी होनी चाहिए क्लैरिटी कि कार्बोक्सिलिक एसिड पे ही प्रोडक्ट ही रुक जाएगा। आपको ऐसा नहीं सोचना है कि मैं तो कितना भी स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडेशन कर दूं क्या फर्क पड़ता है, नहीं। अगर आप ज्यादा स्ट्रॉन्गली ऑक्सीडाइज कर दोगे तो कार्बोक्सिलिक एसिड भी ऑक्सीडाइज हो सकते हैं, फिर आखिरी में सिर्फ CO2 और वाटर बचती है, फिर उसके ऊपर कुछ नहीं होता। तो कार्बोक्सिलिक एसिड के बाद अगर कुछ बचेगा तो वो CO2 और वाटर है। ये इसीलिए आपको अगर मैं बताऊं तो पीछे हम लोगों ने जब यहाँ पे पढ़ा था तो एल्डिहाइड पे हम लोग माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लगा रहे थे, ठीक है, स्ट्रॉन्ग नहीं लिखा हुआ है। एल्डिहाइड पे क्या लिख रखे हैं यहाँ पर, माइल्ड लिखे हुए। क्यों लिखे हुए, क्योंकि अगर आप स्ट्रॉन्गली ऑक्सीडाइज करोगे तो जो कार्बोक्सिलिक एसिड बन रहा है वो भी फर्दर आपके पास ऑक्सीडाइज हो सकता है। अगर वो भी फर्दर ऑक्सीडाइज हो गया तो सिर्फ CO2 और वाटर। तो एक सीक्वेंस में और जोड़ देता हूं उसमें कि कार्बोक्सिलिक एसिड ही लास्ट कंपाउंड नहीं होता है, लास्ट कंपाउंड असलियत में CO2 और वाटर होती है, क्योंकि कोई भी हाइड्रोकार्बन या उसका डेरिवेटिव जले बनेगा आखिर में CO2 और वाटर ही, ठीक है, इसके ऊपर कुछ नहीं होता है। तो अब वही सिनेरियो है कि अगर आपको एल्डिहाइड दे दिया जाए, अगर मैं आपको कहता कि मैं बेंजाइल अल्कोहल ना ला करके अगर बेंजल्डिहाइड लाया होता तो मेरे को एक सूटेबल रिएजेंट आप बता सकते हो बेंजोइक एसिड तक जाने के लिए क्या यूज करते हैं हम लोग इसमें। ये आपका बेंजल्डिहाइड है, बेंजल्डिहाइड से बेंजोइक एसिड जाने के लिए क्या लगाओगे आप यहाँ पर, कोई सा भी माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लगा दो, आपकी मर्जी, आप PCC लगा दो, PDC लगा दो, CrO3 लगा दो या CrO3 विद H2SO4 लगा दो। ज्यादातर जगह ये होता है कि कई बार ये जो मेरे पास CrO3 प्लस H2SO4 है ये लिखा हुआ आ जाता है, क्योंकि जोन्स रिएजेंट है ना, नाम से यूज होता है, इसलिए कई बार आप इसको एज अ क्वेश्चन भी देखोगे, ये आपको कई बार क्वेश्चन की फॉर्म में भी दिख जाएगा कि हमारा जो बेंजल्डिहाइड है ये बेंजोइक एसिड में कैसे कन्वर्ट होगा। तो बेंजल्डिहाइड से बेंजोइक एसिड जाने का रास्ता सिंपल है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट उठाएंगे और बेंजल्डिहाइड को बेंजोइक एसिड बना देंगे। आई इतनी चीज समझ में, ठीक है, कीटोन नहीं लेके चलेंगे, कीटोन पे आपको ये चीज नहीं करनी है, एल्डिहाइड्स एंड अल्कोहल्स पे। तो अभी तो वैसे अगर मैं आपको कहूं तो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग वाला जो अपने पास कैरेक्टर है, अभी तो आप लोगों के पास इस तरीके से कोई रिएजेंट अभी आपको नहीं कराया है, ठीक है, 12th में, जहां पर आपको कार्बोक्सिलिक एसिड के भी परे जाकर के CO2 और वाटर तक जाना पड़े, क्योंकि वो जो ऑक्सीडेशन हमारे पास होता है वो ड्रास्टिक कंडीशंस में होता है। अभी जितने भी रिएजेंट आप पढ़ रहे हो आप ध्यान रखना है कि आपको CO2 और वाटर तक नहीं जाना उनमें, ठीक है, किसी भी केस में। इवन अगर इसको भी अगर मैं यहां पर देखूं ना, जैसे यही वाला क्वेश्चन है, इसी वाले क्वेश्चन पर अगर कोई बच्चा KMnO4 भी लगा देना तो ठीक है, अभी कोई दिक्कत नहीं है, आप यहां पर KMnO4 भी यूज कर सकते हो, ठीक है। ये जितने आपको ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स पढ़ाए जा रहे हैं सारे वही है कि जो कि हाईएस्ट लेवल COH तक आपको यहां पर अटेन करा करके दे देंगे, ठीक है, उसके बियॉन्ड फर्दर उसको ऑक्सीडाइज नहीं करेंगे, मतलब इनके पास वो कैपेबिलिटी नहीं है कि ये उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट को अपने पास और ज्यादा आपके पास बढ़ा करके दे दें, ठीक है। ड्रास्टिक कंडीशंस में आपका ऑक्सीडेशन जो है वो आपको नहीं करना है, और मैंने बता दिया था कि इसके ऊपर भी जाया जा सकता है, ऐसा नहीं है कि हम यहीं तक रुक जाएंगे। अब अगर बढ़ते हैं आगे इसमें, इसके बाद देख लेते हैं, अब आ जाते हैं एल्काइल बेंजीन्स पर कि एल्काइल बेंजीन से कैसे बनेगा हमारे पास कार्बोक्सिलिक एसिड। अब जैसे ये है, इस कंपाउंड का नाम क्या है, फिनाइल रिंग के ऊपर अगर CH3 लगा हुआ है तो ये आपकी टोलिन है, ठीक है। टोलिन की यहाँ पर सबसे पहले जो रिएक्शन हो रही है वो हो रही है बेसिक मीडियम में KMnO4 के साथ। KOH के साथ पेयर करने का मतलब है KOH किसकी तरह एक्ट करेगा आपके पास, ये तो बेस होता है, तो आपकी KMnO4 बेसिक मीडियम में यूज हुई। तो पहले क्या होता है, पहले आपको कार्बोक्सिलेट सॉल्ट मिलता है, मतलब कार्बोक्सिलिक एसिड का सॉल्ट मिलता है। जैसे आप इसको देखो, फिनाइल रिंग के बाद CO2 लगी हुई और यहाँ पर पोटेशियम है, ठीक है। तो ये मेरे पास जो सॉल्ट बना, फिर इसका दोबारा से क्या हुआ, सेकंड स्टेप में एसिडिक हाइड्रोलिसिस हुआ। जब एसिडिक हाइड्रोलिसिस हुआ
तो ये कार्बोक्सिलिक एसिड का जो सॉल्ट है ये मेरे पास बाद में किस में कन्वर्ट हुआ, फिर बेंजोइक एसिड में। ठीक है, तब आपके पास ये यहां पर बेंजोइक एसिड कन्वर्ट हो जाएगा। मतलब अगर इसका नाम देखें तो ये क्या होना चाहिए मेरे पास, ये आपके पास पोटेशियम लगी हुई है और पोटेशियम के बाद जो ये वाला ग्रुप है ये क्या हो गया मेरे पास, पोटेशियम के बाद ये क्या है आपकी भी, ये बेंजाइलेट है। ठीक है, पोटेशियम, जो पोटेशियम का इधर सॉल्ट बन करके आया है। अगर मैं कहता कि आपको टॉलिन से सीधा बेंजोइक एसिड बनाना है तो क्या लिखते, तब मैं नंबर 1 पे लिखता KMnO4OH नेगेटिव और सेकंड स्टेप में यहीं पे लिख देता 2 करके H3O पॉजिटिव। तो डायरेक्टली आप कहां से कहां पहुंच जाते हैं, टॉलिन से बेंजोइक एसिड। तो आपके पास ये रिएक्शन एक एग्जांपल हो सकती है टॉलिन से बेंजोइक एसिड जाने का। तो ये लोग ये हमारे पास जो रिएक्शन है पर्टिकुलरली हम लोग तब यूज करते हैं जब आपको ऑक्सीडेशन कराना है स्ट्रॉन्ग कंडीशंस में। इवन एलिफेटिक ग्रुप ना यूज करके हम लोगों ने यहाँ पर एरोमेटिक चेन ले रखी होगी। एग्जांपल के लिए जो सेकंड वाली आ रही है यहाँ पे, अगर आप इसको देखोगे तो इसका नाम क्या बनेगा मेरे पास, ये क्या है, मेथ है, प्रॉप है, और जिसमें पहले वाले पे आपके पास फिनाइल लगी हुई है। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि आपकी जो फिनाइल रिंग है उससे टोटल कार्बन कितने लगे हुए हैं, अगर देखा जाए तो 3। ध्यान रहे कोई अल्कोहल नहीं है इसके साथ, कोई एल्डिहाइड लिंकेज नहीं है, ये प्योर आपके पास सिर्फ एक हाइड्रोकार्बन है। जब इसका ऑक्सीडेशन हुआ तो ऑक्सीडेशन होने पे बनाया भी इसने फाइनली क्या, इसने भी बेंजोइक एसिड ही बनाया। ठीक है, ऐसा नहीं करना है आपको कि आपको उठा करके 2 कार्बन रखने और आपने तीसरे वाले को यहां पर ऑक्सीडाइज कर दिया। ठीक है, कि आपने कहा कि नहीं मेरे पास जो CH3 वाला ग्रुप है मैं तो इस पे COOH बनाऊंगा आखिरी में, ऐसा नहीं करना है आपको। ठीक है, ये चीज नहीं होती यहां पे। आप अगर अपने पास सिंपल, अगर आप यहां पर अपने पास सिंपल एल्काइल बेंजीन लेकर के आ रहे हो तो एल्काइल बेंजीन के साथ कितने भी कार्बन लगे हो, मतलब एल्काइल ग्रुप्स लगे हो, फर्क नहीं पड़ता है, बनेगा यहां से ऑक्सीडेशन पर बेंजोइक एसिड ही। ठीक है, तो ये चीज आप लोग ध्यान रखना, ये इसलिए हमारे पास एक इंपॉर्टेंट रिएक्शन हो जाती है। अब आते हैं नाइट्राइल्स वाले पार्ट पे, जरा नाइट्राइल्स को देख लेते हैं। देखो आपके पास जो नाइट्राइल्स होते हैं, नाइट्राइल्स का मतलब है यहाँ पे साइनाइड की ग्रुप है, नाइट्राइल्स मतलब साइनाइड्स हो गए, CN ग्रुप की जो लिंकेज होती है। अगर आपके पास कार्बन चेन पे साइनाइड लगी हुई है और उससे आपको कार्बोक्सिलिक एसिड तक जाना है तो एक सिंपल रास्ता यहाँ पर ये होता है कि आप कुछ मत करो, आप यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ हाइड्रोलिसिस कर दो। ठीक है, हाइड्रोलिसिस यहाँ पे हुआ है, मतलब चाहे बेसिक मीडियम में किया जाए चाहे एसिडिक मीडियम में किया जाए, H पॉजिटिव या OH नेगेटिव। तो पहले क्या होता है, पहले जो आपकी नाइट्राइल है ये एल्केन नाइट्राइल है मेरी, ये आपके पास एल्केन नाइट्राइल हो गई, या एल्काइल साइनाइड। तो एल्केन नाइट्राइल पहले कन्वर्ट होती है अमाइड में। ठीक है, अब जब ये अमाइड बनता है ना, अमाइड आपके पास उसी रिएक्शन में गिरा हुआ होगा, तो ये अमाइड वापस से मेरे पास जब हाइड्रोलाइज होता है और अपॉन हीटिंग ये आगे किस में कन्वर्ट हो जाता है, आपके कार्बोक्सिलिक एसिड में। ठीक है, यहीं से आपको आगे डायरेक्टली क्या देखने को मिल जाएगी, अपने पास कार्बोक्सिलिक एसिड देखने को मिल जाएगी। हाइड्रोलिसिस का मतलब है कि जैसे एल्केन नाइट्राइल थी ना, तो उसने पहले इंटरमीडिएट बनाया अमाइड। अब जब ये बना होगा तो आपकी टेस्ट ट्यूब में तो रहेगा, तो ऑब्वियसली बात है उसके अंदर अभी भी वाटर तो वहां पे पड़ा हुआ ही है, चाहे एसिडिक हो चाहे बेसिक हो वहां पर, तो वो दोबारा रिएक्ट कर जाता है। अगर मैं उसी रिएक्शन मिक्सचर को थोड़ी सी हीट दे दूं, थोड़ी सी हीट देंगे तो ये फिर से अपने पास हाइड्रोलाइज हो जाएगा और अब ये फाइनली कन्वर्ट हो जाएगा आपके पास किसमें, ये कन्वर्ट हो जाएगा आपके पास कार्बोक्सिलिक एसिड में। जैसे अगला वाला एग्जांपल है, अगला वाला एग्जांपल आपके पास यहाँ से शुरुआत कहां से हो रही है, यहाँ पे शुरुआत अमाइड से हो रही है। तो अमाइड से अगर बेंजोइक एसिड तक जाना है तो भी अपने पास जो रूल है वो सिंपल है कि आप यहाँ पर एसिडिक मीडियम या बेसिक मीडियम में हाइड्रोलिसिस कराओ और हीट कर दो इसको। ठीक है, या एसिड या बेस की प्रेजेंस में हीट कर दो तो आपको यहाँ पर बेंजोइक एसिड मिल गया। लेकिन अब बात सारी की सारी आती है कि ये जो रिएक्शन आपको यहाँ पर कराई जा रही है ना, नाइट्राइल्स वाली, साइनाइड्स वाली, ये अपने आप में ही बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। और वो क्यों है देखो, अगर मैं आपको कहूं तो जैसे RCN था, आप यहीं पे देखना, जैसे RCN यहाँ पे लिखा हुआ है, ये आपकी एल्केन नाइट्राइल है। ठीक है, ये एल्केन नाइट्राइल जो आप यहाँ लगी हुई देख लो, तो इसका जो कार्बन है, इसका कार्बन अपने पास यहाँ पर पहले क्या हुआ, पहले यहाँ पर यही वाला कार्बन आपके पास कार्बोक्सिलिक एसिड वाले ग्रुप में कन्वर्ट हुआ। आपने एक चीज पढ़ी होगी कि जब हमने पहले भी यहाँ पे कन्वर्जन क्वेश्चन किए थे तो मैंने आपको कहा था कि अगर कभी भी आपसे बढ़ा करके कार्बन प्रोडक्ट कोई मांगा हुआ है तो आप 2 ही चीजों का यूज करते हो, या तो आप ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का यूज करते हो या फिर आप नाइट्राइल्स का यूज करते हो, साइनाइड्स का। तो इसलिए ये वाली रिएक्शन इंपॉर्टेंट है। आई बात समझ में कि जहां पर भी आपसे बढ़ा करके कभी कार्बोक्सिलिक एसिड पे मांग लेंगे कोई कंपाउंड, तो तब आप वहां पर इसको यूज कर सकते हो। जैसे उसके लिए अगर मैं आपको कहूं तो एक
क्वेश्चन के फॉर्म में इसको देखते हैं। क्वेश्चन है जैसे, सोचो कि आपको कन्वर्ट करना है, मेरे पास है बेंजाइल अल्कोहल है और बेंजाइल अल्कोहल से हमें जाना है आगे फिनाइल इथेनोइक एसिड तक। ठीक है, बेंजाइल अल्कोहल से कहां तक जाना है आपको? फिनाइल इथेनोइक एसिड तक। तो ये क्वेश्चन उस दिन श्वेता ने पूछा था, तो वही है आपके पास में क्वेश्चन सेम, बेंजाइल अल्कोहल से फिनाइल इथेनोइक एसिड। अब बेंजाइल अल्कोहल को अगर देखा जाए तो बेंजाइल अल्कोहल क्या है आपकी? भाई बेंजाइल अल्कोहल का तो मतलब सिंपल हो गया, आपके पास फिनाइल रिंग रही होगी, फिनाइल रिंग पे CH2OH लगा होगा। अब यहां से यहां तक जाना है फिनाइल एथेनोइक एसिड। देखो एथेन का मतलब होता है 2 कार्बन है, अब इथेन का मतलब 2 कार्बन है, तो इसका मतलब आपकी जो बेंजीन रिंग है, बेंजीन रिंग से CH2COH लगा हुआ है। मेरे को बेंजोइक तो जाना ही नहीं है। अगर मैं इसको ऑक्सीडाइज करूंगा ना, तो इसको ऑक्सीडाइज करने पर ये थोड़ी बनेगा। अगर आपने इसको ऑक्सीडाइज कर दिया, ये नहीं बनाएगा, ये तो बेंजोइक बनाएगा। आप पे 1 कार्बन एक्स्ट्रा आ गई, इस पे 1 कार्बन एक्स्ट्रा आ रही है। तो जब इसका सॉल्यूशन हम लोग देखेंगे तो पहले आपको क्या करना पड़ेगा? पहले आपको इस पे इस कार्बन के बाद 1 कार्बन और लेकर के आनी पड़ेगी। ठीक है, और मेरे को पता है कि जो नाइट्राइल का ग्रुप होता है, जो साइनाइड का ग्रुप होता है, उस पे कार्बन है, और उसी की कार्बन जो रिएक्टिव है टुवर्ड्स ऑक्सीडेशन, तो वो कार्बोक्सिलिक एसिड में भी बदलती है। तो किसी तरीके से इसको पहुंचाते हैं हमारे पास, यहाँ पे साइनाइड की एडिशन कराते हैं। अच्छा मुझे बताओ कि यहाँ पे जो OH लगा हुआ है, अगर मैं इस पे HCN की एडिशन करा दूं या KCN की एडिशन करा दूं, तो क्या जो OH है वो रिप्लेस हो जाएगा क्या साइनाइड से? क्या कर सकते हैं ऐसा? क्या अल्कोहलिक जो ग्रुप है, क्या उसमें जब हम लोग न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन पढ़ रहे थे, तो क्या OH को साइनाइड ने रिप्लेस करा था क्या? बिल्कुल सही, ये नहीं कर सकता है रिप्लेस। ऐसी कोई रिएक्शन आपने नहीं पढ़ी है, तो डायरेक्ट यहां पर अपने पास रिप्लेसमेंट मत कर देना। इसका रीजन ये होता है कि जो साइनाइड है ना, साइनाइड और OH नेगेटिव में कौन स्ट्रॉन्गर बेस है? अगर मैं साइनाइड नेगेटिव को लिखूं और हाइड्रोक्साइल आयन को लिखूं, तो इनमें से स्ट्रॉन्गर बेस कौन है? जो आपका OH नेगेटिव है, ये स्ट्रॉन्गर है, तो ये फिर रिप्लेस थोड़ी होगा। ठीक है, और साइनाइड नेगेटिव उसके सामने एक वीकर बेस होता है। ठीक है, अब वो कैसे पता लगाते हैं? इसका तरीका क्या होता था, आप इसका कॉन्जुगेट एसिड बना दो। अगर आप HCN देखोगे तो ये इसका कॉन्जुगेट एसिड है, और वैसे इसका कॉन्जुगेट एसिड क्या हो जाएगा मेरे पास? H2O। ठीक है, कॉन्जुगेट बेस को उसका H पॉजिटिव वापस ऐड करा दो, तो वो अपना कॉन्जुगेट एसिड वहां पर बना देते हैं। तो उससे आपको पता चल जाएगा कौन सा स्ट्रॉन्गर बेस है, कौन सा वीकर। तो खैर OH नेगेटिव तो स्ट्रॉन्गर बेस है और साइनाइड उसके सामने वीकर है, तो मतलब मैं डायरेक्टली OH को यहां पे रिप्लेस नहीं करा सकता हूं। तो इसलिए शुरुआत में HCN कोई भी यूज नहीं करेगा, ना कोई KCN यूज करेगा। सबसे पहले आप क्या करो, सबसे पहले आप इसकी रिएक्शन करा दो किसके साथ? PCl3 या PBr3, आपकी मर्जी है। PCl3 के साथ अगर इसको रिएक्ट करेंगे, या इवन अगर आप HBr भी यूज करते हो तो भी चलेगा, क्योंकि मेरे को बेस लेकर के आना है और वो बेस OH नेगेटिव से स्ट्रॉन्गर होना चाहिए। तो ब्रोमाइड और हाइड्रोक्सिल जो आयन होता है, उसमें ब्रोमाइड एक स्ट्रॉन्गर बेस होता है, तो वो कर देगा रिप्लेसमेंट इसकी। तो अगर मैंने PBr3 डाला इस पे, तो PBr3 डालते ही जो आपका CH2 है जिसके साथ OH लगी है, यहां से OH तो चली जाएगी और OH की जगह क्या लग जाएगा इसमें? Br। ठीक है, CH2Br। अब आपका काम बन गया। ठीक है, अब आपका काम बन गया है। क्यों बन गया है? क्योंकि अब आपको बस क्या करना है, अब आपको यहां पर रिएक्शन किसके साथ करानी है? अब आप करा सकते हो नाइट्राइल के साथ रिएक्शन। ठीक है, अब नाइट्राइल जो आएगा, वो नाइट्राइल क्या करते हैं? नाइट्राइल्स आपको पता होगा कि अल्काइल हैलाइड्स में हम लोगों ने रिएक्शन जब पढ़ी थी, तो नाइट्राइल्स का इसके साथ सब्स्टिट्यूशन हो जाता था। ठीक है, आपका मन चाहे तो आप KCN यूज कर सकते हो, आप HCN यूज कर सकते हो। तो अब मैं साइनाइड नेगेटिव ला सकता हूं यहां पर। तो जब ये आएगा तो पूरा ही लिख देते हैं। अब जब ये KCN आएगी तो ये ब्रोमाइड को करेगी रिप्लेस, और यहां पर आकर के लग जाएगा। तो अब ये बन गया CH2CN। पहुंच गया अपने नाइट्राइल तक। अब आपको भी पता है कि नाइट्राइल में जो ये साइनो वाला पार्ट है, ये अपने पास जब फर्दर ऑक्सीडाइज होगा तो ये किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? कार्बोक्सिलिक एसिड में। लेकिन इसके ऑक्सीडेशन के लिए बस सिंपल जो कंडीशन हमें मेंटेन करनी है, वो क्या मेंटेन करनी है? आपको सिर्फ और सिर्फ क्या लगाना है? H2O। ठीक है, ये अपने पास H पॉजिटिव भी हो सकता है या फिर OH नेगेटिव वाला भी, और क्या कर देना है इसको अपने पास यहां पर हीट कर देना। आई बात समझ में? तो फाइनली हम लोग यहां पर जब प्रोडक्ट बनाएंगे तो ये पहुंच गए, आप कहां से कहां पहुंच गए? बेंजाइल अल्कोहल से फिनाइल एथेनोइक एसिड तक। अगर आपके पास डायरेक्टली 2 कार्बन लगी होती तब तो आपका काम बन जाता। हाँ बिल्कुल, बस एल्काइल चेन नहीं होनी चाहिए,
वही awkward बनेंगे। कौन सा वाला? Really bad। हाँ, जिस तक थोड़े बन वही बात दो कारक पहन लगती है। तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा? फिर आपको पहले वो जो 2 कार्बन लगी हुई है ना, उसमें आप क्या करो, उसमें आप किसी तरीके से पहले हेलोजिनेशन करवा दो। ठीक है, मेरे पास जो हाइड्रोकार्बन है, हाइड्रोकार्बन पे आप हेलोजिनेशन करवाओ। जब आप हेलोजिनेशन कराओगे तो आप यहां तक पहुंच जाओगे। फिर हेलोजिनेशन के बाद इस पे नाइट्राइल की एडिशन करा देना, साइनाइड की एडिशन। ठीक है, पहले हेलोजिनेशन करा देना, Cl2 के साथ रिएक्ट करा देना, साइड चेन क्लोरीनेशन होता है, या साइड चेन ब्रोमिनेशन करा देना, और एक ही क्लोरीन एक ही ब्रोमीन पर रुक जाना, पहुंच जाओगे आप यहां तक। साइनेट का होता है स्पेपीड अप हार्मोनियस इनका। हाइड्रोकार्बन जो होती है ना, हाइड्रोकार्बन पे नाइट्राइल डायरेक्ट अटैक नहीं करती है, क्योंकि उसका जो H है ना, वो तो एसिडिक नेचर का है, ये लोग बेसिक है, तो ये उसको रिप्लेस नहीं करेंगे, बेस से बेस ही रिप्लेस होगा। तो आप पहले क्या करोगे, आप पहले जो आपकी कार्बन चेन है, पहले आप उस कार्बन चेन पे क्लोरीनेशन करोगे। ठीक है, एक हाइड्रोजन जाएगी, उसकी जगह एक क्लोरीन आ गई, तो आपका काम बन गया। अब लास्ट में CH2Cl लगाए तो पहुंच गए अपने हैलाइड तक। अब कराओ उसमें आप CN की एडिशन, और वो भी क्यों करानी है? अगर आपको 2 पे 2 का ही चाहिए, बढ़ा के चाहिए तब कराना CN, अगर उतने का चाहिए तो सीधा ऑक्सीडाइज करो वहां से उठा के। ठीक है, तब वो आपको बना करके दे देगा कंपाउंड अपना। मतलब इसके बाद अल्कोहल बना देना, इसकी Br के बाद KOH के साथ रिएक्शन करा के, एक्वस KOH के, और उसके बाद मेरे पास कर देना उसका ऑक्सीडेशन, तो बन जाएगा आपका प्रोडक्ट। नहीं, डायरेक्ट नहीं पहुंच सकते, क्योंकि हेलोजिनेशन जहां पे हैलाइड्स लगे होते हैं, हैलाइड्स का ऑक्सीडेशन नहीं होता। हैलाइड्स को पहले अल्कोहल, ठीक है, KOH के साथ, और KOH जब उस पे लग गया तो वो अपने पास अल्कोहल बन गया, और अल्कोहल के बाद उसको ऑक्सीडाइज करके कार्बोक्सिलिक एसिड तक ले जाएंगे। ठीक है, एक इंपॉर्टेंट चीज आपको बताता हूं, जैसे ये क्वेश्चन था ना, हमारे पास क्या होता है कि ज्यादातर टाइम मैंने देखा है कि जब बच्चे हमारे पास कन्वर्जन कर रहे होते हैं, तो वो ना, अब ये आपने इसको लिखे बिना ही कर रहे होते हैं, मतलब वो लिखते ही नहीं है कि मेरे को कहां से कहां तक जाना है, A से B जो भी जाना है। जब तक आप लिखोगे नहीं ना, तब तक आपको आइडिया नहीं लगेगा। और ऐसा नहीं होता है कि कोई भी क्वेश्चन मेरे पास आ रहा तो वो एक ही स्टेप में हो जाए। अगर आप इसको देखोगे तो चलो यहाँ पे अपने को 3 स्टेप लगे, 5-5, 6-6 स्टेप भी लग जाते हैं। ठीक है, ऐसा भी होता है, 5-5, 6-6 स्टेप भी आपको लग जाएंगे, तो आपको घबराना नहीं है। ठीक है, अगर आपको रिएजेंट का नॉलेज है, कई बार ऐसा होगा कि आप अपना आंसर देखोगे, आपने फॉर एग्जांपल पे आपने कोई ऑक्सीडेशन या कोई भी मेरे पास रिएक्शन करी, आप अपना आंसर गूगल से मैच करोगे जाकर के, तो वहां पे क्या होगा, वहां पर उन्होंने कुछ और कर रखा होगा। अब ना आप गलत हो ना वो गलत है, क्योंकि हमारे पास कुछ स्पेसिफिक रिएजेंट्स ऐसे होते हैं जो कि आपके इंटरमीडिएट स्टेप्स को स्किप करा देते हैं। अगर आपको 5 स्टेप लगे, वो 2 में बना करके दे देंगे, तो इसका मतलब ये नहीं आप गलत कर रहे हो। बात यह है कि आपको सीखना है, आपने जो अब तक पढ़ करके आए हो वो अप्लाई हो भी रहा है या नहीं हो रहा है। तो आप इंटरनेट के अकॉर्डिंग मत चलो, आप गूगल के अकॉर्डिंग मत चलो, आप अपनी बुक्स में जो रिएजेंट दिए गए हैं उसका यूज करो। कई बार बच्चे होते हैं वो गूगल से डायरेक्ट रिएजेंट्स वगैरह देख करके आ जाते हैं और उसके थ्रू कन्वर्ट कर रहे होते हैं। अगर आप ऐसा बोर्ड में करोगे, टीचर आपके मार्क्स काट देगा, वहां पर वो मार्क्स ही नहीं देगा, क्योंकि वो रिएजेंट्स आपके सिलेबस का पार्ट नहीं है। 32 रिएजेंट्स होते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। नहीं, ग्रिग्नार्ड का तो इसलिए यूज नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ पर कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन है ही नहीं। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की एडिशन रिएक्शन जो होती है ना, वो अराउंड कार्बोनिल ग्रुप होती है, मतलब पाई बॉन्ड जरूरी है, तो पाई बॉन्ड नहीं है, तो आप यहां पर यूज नहीं कर पाओगे। और अगर आप यूज कर भी देते ना तो भी नहीं बनता। नेक्स्ट प्रिपरेशन पे आ जाते हैं। अगली प्रिपरेशन आ रही है आपके पास एसाइल हैलाइड से या फिर एसाइल एनहाइड्राइड्स, एसिड एनहाइड्राइड्स, मतलब RCOCl आपका, ये आपका एसाइल क्लोराइड है, जिनको हम लोग एसाइल हैलाइड्स कहते हैं। उसी में भी एक क्लोराइड की कैटेगरी है। अरे ये तो रह गया OG रिएजेंट आपका। तो अगला अपने पास रहेगा यहाँ पर एक ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट पे भी अब जरा नजर मार लेते हैं। आपका ग्रिग्नार्ड रिएजेंट RMgX, अल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड, लेकिन आज इसकी रिएक्शन किसी कार्बोनिल ग्रुप के साथ नहीं होगी। आज जरा CO2 लेकर के आ गए हम लोग, प्रॉपर CO2 होती है जो हमारी, ठीक है, कीटोन एल्डिहाइड नहीं यूज कर रहे हैं। देखो जो CO2, अब CO2 में आपके ऊपर चॉइस है, आप चाहे ये वाला बॉन्ड तोड़ो चाहे ये वाला, पर एक टाइम पे एक ही तोड़ना, दोनों मत तोड़ देना। तो ऑक्सीजन पे नेगेटिव आया होगा, कार्बन पे कैसा आया होगा, पॉजिटिव। ऑब्वियसली बात है, ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होती है, कार्बन कम। और RMgX में कौन सा बॉन्ड टूटता था, कार्बन का और मैग्नीशियम का, तो इस पे Mg पे पॉजिटिव चार्ज आता था, कार्बन चेन नेगेटिवली चार्ज हो जाती थी। तो ये R नेगेटिव कहां अटैक करेगा, आपकी कार्बन पर, और O के साथ कौन जुड़ना चाहिए फिर, MgX, ठीक है, जैसा कि यहां पर ये हो ही रखा है। अब इसके बाद क्या होगा, एक सेकेंड, हाँ ठीक है, यहां तक तो ठीक है। अब इसके बाद क्या होगा, नेक्स्ट स्टेप में क्या कराते थे हम लोग, नेक्स्ट स्टेप में एसिडिक हाइड्रोलिसिस करते थे, H3O पॉजिटिव। H3O पॉजिटिव का मतलब है कि एक तो H पॉजिटिव है यहां पर, और एक आपको बस किसका यूज करना है, OH नेगेटिव का। तो ये जो MgX वाला पार्ट है,
ये जो MgX वाला आप यहां पर पार्ट देख रहे हो, ये किसके साथ बाहर जाएगा? OH नेगेटिव के साथ। और जो आपकी O नेगेटिव है, O नेगेटिव जा करके किस पे अटैक कर देगी फिर? आपके H पॉजिटिव पे। तो बन गया RCOOH। ये रही आपके पास कार्बोक्सिलिक एसिड, वो MgOH वहां से बाहर निकल रखी है। तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट ने आज तक जैसे फंक्शन किया था, ये वहां भी वैसे ही फंक्शन कर रहे हैं। अब यहां भी एक इंपॉर्टेंट बात ये होती है कि आपको ध्यान रखना है कि अगर आपसे कभी एल्काइल मैग्नीशियम हलाइड आ जाए, एल्काइल मैग्नीशियम हलाइड से अगर कार्बोक्सिलिक एसिड बनवा रहे हैं, तो ये यही वाला केस है। एल्काइल मैग्नीशियम हलाइड्स को हम लोग कहते हैं ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। ठीक है, इस बार चेन में इनको यूज नहीं किया गया है, कार्बन चेन पे यूज नहीं किया गया, इस बार इसको CO2 पे यूज करा गया। ठीक है, इससे पहले हम लोगों ने जहां भी लगाया था वहां पर कीटोन थी या फिर एल्डिहाइड यूज हुआ करती थी, तो इट मींस कार्बन चेन मेरे पास वहां पे पहले से ही एग्जिस्ट करती थी। अब आगे आ जाते हैं आपके पास एसाइल क्लोराइड्स वाली है, जो अपने पास एसिड एनाइट्राइड्स वाली रिएक्शन थी। देखो एसाइल क्लोराइड की अगर यहाँ पर रिएक्शन होती है, वाटर के साथ रिएक्शन कर रहा है, तो ये क्या बना रहा है मेरे पास? कार्बोक्सिलिक एसिड बना दिया इसने, यहां से HCl बाहर निकल गई। दूसरे केस में क्या हुआ? दूसरे केस में इसकी बेसिक मीडियम में रिएक्शन हुई। जब इसकी बेसिक मीडियम में रिएक्शन हुई तो पहले बना मेरे पास कार्बोक्सिलेट आयन। ठीक है, कार्बोक्सिलेट आयन अलग बन रहा है और उसके बाद क्या बाहर निकल रही है यहां से? क्लोराइड आयन। ठीक है, और फिर ये कार्बोक्सिलेट आयन दोबारा, इसका दोबारा एसिडिक हाइड्रोलिसिस होता है और अपॉन एसिडिक हाइड्रोलिसिस ये किसमें कन्वर्ट हो जाता है? आपके पास कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, सिंपल सी रिएक्शन है, ज्यादा इसमें कुछ अपने पास खास होता नहीं है। अब आप अगला वाला देखो, ये मेरे पास एक एसिड एनाइड्राइड है। अब एसिड एनाइड्राइड में भी इस बार एसिटिक एनाइड्राइड यूज नहीं करा हुआ है, ये आपके पास फिनाइल वाला एसिड, ये आपके पास फिनाइल वाला एनाइड्राइड है। एनाइड्राइड्स में आपको पहले भी बताया हुआ था मैंने कि अपने पास जो कार्बोनिल ग्रुप होते हैं वो ऑक्सीजन के थ्रू लिंकेज रखते हैं, बाकी दोनों तरफ जो लगे हुए नंबर ऑफ कार्बन एटम्स होंगे वो सेम होंगे। यहाँ पर जैसे जनरली जो यूज किया जाता था ये CH3 लिखा होता था यहाँ पर, तो उसको एसिटिक एनाइड्राइड क्यों कहते थे? क्योंकि 2 कार्बन का था तो इसलिए एसिटिक वर्ड यूज होता था। आज ये 2 कार्बन का नहीं है, आज इसमें फिनाइल रिंग लगी हुई है, तो अब ये एसिटिक एनाइड्राइड नहीं है। ठीक है, वाटर के साथ जब इसकी रिएक्शन होगी तो वाटर के साथ रिएक्शन होने पर डायरेक्टली आपके पास ये दोनों मोल्स, पहला वाला भी कन्वर्ट हो जाएगा C6H5COH और दूसरा वाला भी C6H5COH, तो आपको 2 मोल मिल जाएंगे यहां से बेंजोइक एसिड के, जैसे कि यहाँ पे बनी रखे हैं ये 2 मोल बेंजोइक एसिड। फिर देखो अगला वाला, देखो यहाँ पर जो अगला वाला मेरे पास है, इसमें ये वाला पार्ट आपका अलग ऑक्सीडाइज होगा और वैसे ये वाला पार्ट अलग ऑक्सीडाइज होगा। तो इस बार एक तो बनेगा बेंजोइक एसिड, ये C6H5COH, ये मेरा बेंजोइक एसिड हो गया। और बेंजोइक एसिड के बाद देखो दूसरा जो यहाँ पर बन रहा है C2H5COH, 3 कार्बन है, तो ये कितना हो गया? इसका नाम आ जाएगा प्रोपेनोइक एसिड। ये आपका प्रोपेनोइक एसिड यहां से बन करके आ गया। बाकी ये था बेंजोइक एसिड। इसको थोड़ा तमीज से लिख देते हैं ना, बहुत ही गंदा लिखा है। ये बेंजोइक एसिड है। ठीक है, तो एनाइड्राइड्स वाली रिएक्शन कर लोगे अगर एनाइड्राइड्स आता है तो। एनाइड्राइड सबसे सिंपल है समझने के लिए, सिर्फ पानी का इस्तेमाल हो रहा है, सिर्फ वाटर यूज कर रहे हैं। अगला आपके पास इसमें प्रिपरेशन जो आ रहा है, विच इज लास्ट प्रिपरेशन, ये है आपके पास ईस्टर से। ईस्टर से अगर आपको बनाना है तो क्या किया जाएगा? आपने जो ईस्टर बनाई है, ईस्टर को आप उठा करके सिर्फ और सिर्फ एसिडिक हाइड्रोलिसिस करा दो, या मैं बोलूं एक हम लोगों ने इक्वेशन करी थी जिसको हम लोग कहते थे एस्टरिफिकेशन। तो एस्टरिफिकेशन में क्या होता था? एस्टरिफिकेशन में कार्बोक्सिलिक एसिड और अल्कोहल आपस में मिक्स होकर के क्या बनाते थे? ईस्टर। और वो रिवर्सिबल होता था, रिएक्शन रिवर्सिबल नेचर का था। तो आज आपको उसका रिवर्स कैरेक्टर पढ़ा रहे हैं, कह रहे हैं कि जो ईस्टर आपने बनाई है उस ईस्टर को वापस से आप एसिडिक मीडियम में उसकी रिएक्शन करा दो। अगर आप वापस से उसकी एसिडिक मीडियम में रिएक्शन कराओगे तो वो आपको बना करके दे देगी मेरे पास बेंजोइक एसिड अलग हो गया। यहां से बेंजोइक एसिड अलग होने का मतलब है क्योंकि बॉन्ड क्लीवेज यहां से होगी। तो एक तो ये फिनाइल के साथ कार्बन वाला एसिड मतलब बेंजोइक एसिड अलग, और एक एथेनॉल अलग, ये आपकी एथेनॉल बाहर हो गई। ठीक है, अल्कोहल्स प्लस इसके साथ दूसरा क्या लेते थे हम लोग? कार्बोक्सिलिक एसिड। तो अगर आपने एरोस पर ध्यान दिया होगा तो वो फॉरवर्ड बैकवर्ड हुआ करते थे, कहते हैं ये बनाते थे ईस्टर्स। ठीक है, और यहां पर हम लोग जैसे यूज किया गया करते थे उस समय कंसंट्रेटेड H2SO4 डालते थे मोस्टली। इट मींस एसिडिक मीडियम का रिएक्शन होता था। तो H3O पॉजिटिव आपको यही बता रहे हैं कि किसी भी एसिडिक मीडियम को हम लोग यूज कर सकते हैं, ये एसिडिक मीडियम की रिएक्शन है। यहां पर भी पीछे भी जहां जहां H3O पॉजिटिव लिखा हुआ है, H3O पॉजिटिव का मीनिंग आप लोग याद रखना, मैंने आपको पहले भी बोला है, इसका मीनिंग होता है एसिडिक मीडियम। ये सब आपके पास एसिडिक मीडियम को बता रहा है, ये एसिडिक मीडियम है।
चलो आई बात यहाँ तक समझ में, ईस्टर से जो यहाँ पर प्रिपरेशन हुई है, ठीक है। तो ये वाला पार्ट जो है हमारे पास प्रिपरेशन वो यहाँ पे खत्म होता है, कार्बोक्सिलिक एसिड की इतनी प्रिपरेशन से आपके पास सिलेबस में यहाँ पर हमारे पास प्रिपरेशन होते हैं फिनिश।